मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इमरजेंसी ड्रग्स के थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे 4 ऐसे ड्रग्स जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं लेकिन जिसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता या फिर जिसके बारे में बहुत ज्यादा क्लियर कट गाइडलाइंस हमको पता नहीं होती। आज के इसमें हम डिस्कस करेंगे सोडा बाइकार्ब, कैल्शियम ग्लूकोनेट, पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट। एक एक करके समझेंगे कि इनके यूजेस क्या है, स्पेशल प्रिकॉशंस क्या है अगर दोनों तीनों चीजें साथ में आती है, पोटेशियम डेफिशिएंसी है, कैल्शियम डेफिशिएंसी है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी है, तो पहले क्या करेक्ट करना है और अगर ये चीजों को हमने नहीं समझा तो उसके कारण क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला ड्रग्स है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं होता। आज कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम कंसेप्ट हम इनके बारे में क्लियर कर दें। सबसे पहले डिस्कस करेंगे सोडा बाइकार्ब को। अब सोडा बाइकार्ब ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका एक्चुअल नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका अगर केमिकल फॉर्मूला हम देखें तो NaHCO3। तो जब ये NaHCO3 सोडा बाइकार्ब हम पेशेंट को देते हैं तो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक तो सोडियम में और दूसरा HCO3 माइनस में। अब इसमें जो एक्टिव कंपोनेंट है जिसके लिए ये ड्रग यूज किया जाता है वो बाइकार्ब है। अब जैसा हमने मेटाबॉलिक एसिडोसिस के हमारा जो टॉपिक है उस पर हमने डिस्कस किया था कि ये बाइकार्बोनेट मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ट्रीट करने के लिए या फिर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए काम में आता है। तो जब भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस में H+ आयंस तैयार होते हैं ये इसके साथ में कंबाइन हो जाते हैं HCO3 के साथ में और ये आपको देगा H2O प्लस CO2। तो इस प्रकार से ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर लेता है और H2O और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। तो जहां जहां पे भी एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है जिसमें आपके H+ आयन जनरेट हो रहे हैं वहां पे बाइकार्बोनेट आप दे सकते हैं, लेकिन ये हर जगह पे ट्रू नहीं है क्योंकि किसी किसी कंडीशन में हमने देखा कि H+ आयंस जो जनरेट हो रहे हैं वो बाइकार्ब को कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन बाइकार्ब देने से उसका ट्रीटमेंट नहीं होने वाला, आपको अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी है जिसमें बाइकार्बोनेट लॉस हो रहा है और जिसके कारण से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको बाइकार्बोनेट देना चाहिए। द क्लासिक एग्जांपल इज रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस जिसमें आपके बाइकार्बोनेट किडनी में से वेस्ट हो रहे हैं। ऐसे कंडीशन में आपको बाइकार्बोनेट देना है। लेकिन समझो कोई बच्चा हाइपोटेंशन में है, शॉक में है और उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ है बिकॉज ऑफ लैक्टेड और उसके कारण से उसका पीएच काफी डाउन है और आपके आइनोट्रॉप्स काम नहीं कर रहे, तो टेम्पररी मेजर्स करके ताकि आपके आइनोट्रॉप्स काम करे आप बाइकार्बोनेट को, सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज कर सकते हैं। तो ये चीज हमको यहाँ पे समझनी जरूरी है कि उसका प्रॉपर इंडिकेशन होना चाहिए। ये टेम्पररी मेजर्स है, इसको आपको अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना है, लेकिन थोड़ा सा समय अपने को चीजों को रिवर्ट करने के लिए और जहां पे आपके इसको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आपके आइनोट्रॉप को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो टाइम बीइंग के लिए आप बाइकार्बोनेट को एसिडोसिस में यूज कर सकते हैं। सेकेंडली हमको ये चीज समझना है कि यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, तो अगर आपने पेशेंट को सोडा बाइकार्ब दिया है और आप पेशेंट को ठीक से वेंटिलेट नहीं कर रहे हैं तो आपका CO2 रिटेन होना शुरू हो जाएगा और आप हाइपरकैप्निया में चले जाओगे। मतलब जो आपका पेशेंट है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा हो जाएगा और हाइपरकैप्निया के कारण उसको बाकी सारी चीजें होगी, वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में जाएगा और उसके जो भी CO2 रिटेंशन के प्रॉब्लम्स है जैसे कि ड्राउजीनेस है वो सारे आने शुरू हो जाएंगे। तो सोडा बाइकार्ब देने का एक प्री रिक्विजिट है कि पेशेंट शुड बी प्रॉपरली वेंटिलेटेड, उसका वेंटिलेशन प्रॉपरली चलना चाहिए, तभी आप उसको बाइकार्बोनेट दे सकते हैं। दूसरा हमने समझा था कि इसमें आपका सोडियम रिलीज हो रहा है। अब सोडियम जब भी रिलीज हो रहा है तो बॉडी में के सोडियम को बढ़ाएगा, वो सीरम सोडियम का लेवल बढ़ा देगा। तो अगर ऑलरेडी पेशेंट आपका हाइपरनाइट्रेमिया में है तो ये प्रॉब्लम करेगा। दूसरा हमने हमारे टॉपिक में ये भी समझा था कि जब भी सोडियम बॉडी में आता है तो साथ में पानी लाता है ना। ये सोडियम के ऊपर जो हमने डिटेल डिस्कशन किया है उसमें हमने समझा था। तो जब भी सोडियम रहेगा पानी आएगा, पानी रिटेन करेगा तो आपका जो बॉडी का टोटल वाटर कंटेंट है वो भी बढ़ेगा। तो ये जो पेशेंट में हाइपरटेंशन है, इक्लेम्सिया का पेशेंट है या फिर CCF का पेशेंट है, ऐसे इसमें आपको बहुत कॉशियसली यूज करना है क्योंकि ये सोडियम कंटेंट बॉडी का बढ़ा देगा जिसके कारण से बॉडी का वाटर कंटेंट बढ़ेगा और अगर वाटर कंटेंट बढ़ता है तो डेफिनेटली वो
इन कंडीशंस में पेशेंट को डिटोरिएट करेगा। एक और चीज जो हमको समझनी है कि हम ये जो पीएच है बॉडी का उसको अल्कलाइन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने अल्कली दिया है। अब ये जब पीएच अल्कलाइन होता है बॉडी का तो बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं। वो सब चेंजेस में से जो हमारे ये टॉपिक से रिलेटेड है वो है जब भी अल्कलाइन पीएच होता है जो पोटेशियम है ब्लड में का वो सेल्स के अंदर चला जाता है। तो जो पोटेशियम अल्कलाइन पीएच में जो सेल के बाहर होता है उसको अल्कलाइन पीएच सेल के अंदर धकेल देता है, तो आपका सीरम पोटेशियम ड्रॉप होगा। तो जब भी आप सोडा बाइकार्ब दे रहे हैं आपको पोटेशियम की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि आपने इधर सोडा बाइकार्ब दिया और हमने देखा कि हाइपोकैलेमिया के चेंजेस आ गए। दूसरा, ये अल्कलाइन पीएच में जो हमने कैल्शियम का टॉपिक डिस्कस किया था उसमें देखा था कि जब भी अल्कलाइन पीएच होता है तो ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम बाइंड हो जाता है एल्ब्यूमिन को, और जो आपका आयनिक कैल्शियम है उसका लेवल कम हो जाता है। तो आपको कैल्शियम का लेवल भी मॉनिटर करना है, अदरवाइज जब भी आप बाइकार्बोनेट देते हैं तो आपकी कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। और ऐसे दोनों ही कंडीशन में हम देखेंगे कि पेशेंट को आइदर हाइपोकैलेमिया के सिम्टम्स आएंगे और हाइपोकैल्सीमिया के सिम्टम्स आएंगे। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी साथ में है, पोटेशियम भी कम है और कैल्शियम भी कम है, तो सबसे पहले हमको मेटाबॉलिक एसिडोसिस करेक्ट नहीं करना है, अदरवाइज ये दोनों के सिम्टम्स और एग्रीवेट हो जाएंगे। सबसे वाइटल है पोटेशियम, तो आपको स्टार्टिंग में पोटेशियम का करेक्शन करना है, उसके बाद में आपको कैल्शियम का करेक्शन करना है और उसके बाद में आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस का करेक्शन करना है। ये चीजों को हम समझेंगे कि इनका करेक्शन कैसे करना है, वो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। लेकिन एक चीज हमको जो समझनी है कि ये सोडियम रिलीज कर रहा है, बाइकार्बोनेट रिलीज कर रहा है। बाइकार्बोनेट जब भी ब्लड में एसिड के साथ में मिक्स होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जिसके कारण से पेशेंट वेंटिलेटेड होना जरूरी है। और ये पीएच को अल्कलाइन की तरफ शिफ्ट करता है, जिसके कारण से आपका पोटेशियम सेल के अंदर जा सकता है या फिर ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम एल्ब्यूमिन को बाइंड हो सकता है, जिसके कारण से इनकी जो डेफिशिएंसी है वो प्रेसिपिटेट हो सकती है। अब सोडा बाइकार्ब को यूज कैसे करना है? सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि इसके 1 ml में 1 मिलीमोल ऑफ सोडियम है और 1 मिलीमोल ऑफ बाइकार्बोनेट है। अब इनके केस में 1 मिलीमोल इज इक्वल टू 1 मिली इक्विवेलेंट है, तो ये याद रखना आसान है। दूसरा, इसका पीएच हम देखेंगे 7 to 8.5 के करीब रहता है, अल्कलाइन पीएच रहता है, जैसा कि हमने समझा था ये अल्कलाइन ड्रग है। तो ये जो इसका जो डोज हम कैलकुलेट करते हैं वो 1 ml पर केजी के हिसाब से देते हैं। तो अडल्ट में भी आप इसको 1 ml पर केजी के जैसा यूज कर सकते हैं, चिल्ड्रन में भी आप इसको 1 ml पर केजी के हिसाब से यूज कर सकते हैं, और इन्फेंट में भी आप 1 ml पर केजी के हिसाब से यूज कर सकते हैं। अब अडल्ट में ये इसका यूज जनरली सीपीआर के टाइम पे हम देते हैं कि जैसा हमने डिस्कस किया था कि पेशेंट अगर कार्डियक अरेस्ट में है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से लैक्टेट बॉडी में डेवलप हो गया है और जिसके कारण से लैक्टिक एसिडोसिस हुआ है, तो पहला डोज आप 1 ml पर केजी के हिसाब से दे सकते हैं। सब्सिक्वेंट डोज जो है आपको 0.5 ml पर केजी के हिसाब से देना है। और चिल्ड्रन में भी डोज हमने जैसा देखा 1 ml पर केजी के हिसाब से देते हैं। ये जो एक्यूट क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए। इन्फेंट में भी 1 ml पर केजी के हिसाब से आप दे सकते हैं, लेकिन इन्फेंट में या फिर 2 साल के नीचे के जो बच्चे हैं, लेस देन 2 years, इसमें हमको देखना है कि जो सोडा बाइकार्ब आप दे रहे हैं उसको बहुत डाइल्यूट करके देना पड़ता है। एटलीस्ट 1:1 डाइल्यूशन में 5% डेक्सट्रोज में या डिस्टिल वाटर में आपको डाइल्यूट करके देना है, क्योंकि जैसा हमने समझा था कि सोडा बाइकार्ब में ये सोडियम की लेवल को बढ़ा देता है। अब जो हमने ऑस्मोलैरिटी का कंसेप्ट समझा था हमारे ऑस्मोलैरिटी के टॉपिक पे, जब भी सोडियम बढ़ता है वो पानी को खींचता है, और जिसके कारण से अगर ब्लड में सोडियम की मात्रा ज्यादा है तो जो इन्फेंट्स है उनके ब्रेन में का पानी ये खींच लेता है, जिसके कारण से इंट्राक्रेनियल प्रेशर कम होने के चांसेस रहते हैं और जिससे कभी कभी इंट्राक्रेनियल ब्लीड भी हो जाता है। तो जब भी आप इन्फेंट में या लेस देन 2 years बेबी में सोडा बाइकार्ब यूज कर रहे हैं, आपको इसको डाइल्यूट करके देना है। डाइल्यूट करने के लिए आप अपना 5% डेक्सट्रोज या डिस्टिल वाटर यूज कर सकते हैं। अगर आप बाइकार्ब करेक्शन के लिए दे रहे हैं, जैसा हमने समझा था कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है जिसमें आप सोडियम वेस्टेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको देखना है कि इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं 0.5 into 8 डिजायर्ड बाइकार्बोनेट और एक्चुअल बाइकार्बोनेट। अब डिजायर्ड बाइकार्बोनेट आपको 25 नहीं लेना है, बहुत से यूनिट में 15 लेते हैं, कई पे 20 भी लेते हैं। तो वो डिजायर्ड बाइकार्बोनेट लेके उसका आपको कैलकुलेशन करना है
जो भी डोज आपका आ रहा है उसके 50% को ही 4 घंटे में देना है। उसके बाद आपको बाइकार्बोनेट रिपीट करना है और बचा हुआ डोज आपको अगले 24 घंटे में देना है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि बाइकार्बोनेट जब भी देते हैं तो उसका एक एक्सपेक्टेड जो हम रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं उसके हिसाब से हर बार नहीं होता। बॉडी में जैसे अलग अलग चीजें होती रहती है जिसके कारण से इसका रिस्पॉन्स हर पेशेंट में अलग अलग रहता है। इसलिए आपको 4 घंटे के बाद फिर से बाइकार्बोनेट का लेवल चेक करना है और अगर वो आपके डिजायर बाइकार्बोनेट के करीब है तो आगे का करेक्शन रोक देना है ना। इसलिए इन्होंने इस तरीके से डिवाइड किया। ऐसा नहीं कि डोज कैलकुलेट कर दिया और 4 घंटे में दे दिया। 4 घंटे में आधा देना है, फिर से रीडिंग चेक करना है कि बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर अभी तक के आपने डिजायर्ड लेवल अचीव नहीं किया है तो तभी आपको आगे का डोज स्लोली देना है। इसमें भी आपको बीच बीच में 4-4 घंटे में 6-6 घंटे में आपको बाइकार्बोनेट का लेवल चेक करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब यूज कहाँ करना है? जैसा हमने डिस्कस किया था कि जहां पे भी बाइकार्बोनेट लॉस हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है, वहां पे आपको करना है, या फिर जहां पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है लेकिन सीवियर पीएच ड्रॉप होने के कारण आपके आइनोट्रॉप्स कम नहीं कर रहे, आपका बीपी ऊपर नहीं आ रहा, तो ऐसे कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं। सीपीआर में इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसका यूज यूरिन को अल्कलाइन करने में भी है। अब यूरिन को क्यों अल्कलाइन करना है? क्योंकि कुछ पॉइजनिंग होती है, जैसे सैलिसिलेट पॉइजनिंग है जिसमें जो सैलिसिलिक एसिड है ये एसिडिक है। अब इसको एक्सक्रीट करने के लिए आपको अल्कलाइन पीएच बनाना पड़ता है और इसके लिए बहुत बार सोडा बाइकार्ब का यूज होता है। तो मिथेनॉल पॉइजनिंग है, फिनोबार्बिटोन पॉइजनिंग है, इसके बाद सैलिसिलेट, लिथियम, ऐसे पॉइजनिंग में आपको इसका यूज होता है। बहुत से इसमें लोग बोलते हैं कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस भी तो एसिडोसिस है, उसमें सोडा बाइकार्ब यूज करना चाहिए। नहीं, गाइडलाइंस ऐसे नहीं है। उनका ऐसा बोलना है कि आप अंडरलाइन फिजियोलॉजी जो भी पैथोलॉजी जो भी चल रही है उसको ट्रीट करो, उसके बाद में आप अगर नहीं करेक्ट होता तो आप सोडा बाइकार्ब के बारे में सोच सकते हैं। सोडा बाइकार्ब अगर आप डीके जैसे पेशेंट में देते तो सेरेब्रल एडिमा होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए आपको ऑस्मोलैरिटी को समझना होगा और उस हिसाब से ही अंडरलाइंग पैथोलॉजी को ट्रीट करना होगा। इसके अलावा जो भी हमने देखा है कि जो हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, जैसे हमने समझा कि शॉक में है पेशेंट और जिसके कारण से हाई एनाइन मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया है, तो ऐसे कंडीशन या फिर कोई एसिड बॉडी में जनरेट हो रहा है तो बाइकार्ब हेल्प नहीं करेगा। आपको अंडरलाइन कंडीशन को डायग्नोज करके उसको ट्रीट करना पड़ेगा। लेकिन टाइम बीइंग के लिए आपके अभी पेशेंट शॉक में है, आइनोट्रॉप काम नहीं कर रहा है, तो टाइम बीइंग के लिए पीएच बढ़ाने के लिए जिससे आपका हार्ट रेट इंप्रूव हो जाए और आपके पेशेंट का ब्लड प्रेशर इंप्रूव हो जाए, ऐसे कंडीशन में आप बाइकार्बोनेट का डोज यूज कर सकते हैं। बहुत से न्यूनेटल रिससिटेशन में उन्होंने बोला कि बाइकार्बोनेट का कोई अभी रोल नहीं है, लेकिन जो पेशेंट बहुत देर से ऐसे शॉक में है और जिसमें आपके आइनोट्रॉप काम नहीं कर रहे, हार्ट रेट ऊपर ही नहीं है, उसमें आप एक डोज बाइकार्बोनेट का यूज कर सकते हैं। अब ये ड्रग को यूज करते वक्त हमको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। एक तो ये अल्कलाइन है, इसको दूसरे इसमें आपको यूज नहीं करना है, दूसरी चीजों के साथ में मिक्स नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको इसको कैल्शियम के साथ में मिक्स नहीं करना, आपको इसको मैग्नीशियम सल्फेट के साथ में यूज नहीं करना फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तीसरा, इसको आपको आइनोट्रॉप्स के साथ में यूज नहीं करना है ना। जैसे आपको साथ में एक ही लाइन में आप एड्रेनालिन भी दे रहे हैं, डोबुटामिन दे रहे हैं और साथ में सोडा बाइकार्ब का भी इन्फ्यूजन लगा दिया, तो उनका वो काम नहीं करेंगे। अगर आपको यूज करना भी है तो एक हाथ से आप एक लाइन से आप आइनोट्रॉप दे सकते हैं, दूसरे लाइन से आपको सोडा बाइकार्ब देना चाहिए। एक और चीज जो हमको याद रखनी है कि ये सोडा बाइकार्ब बहुत ही हाइपर ऑस्मोलर है, क्योंकि इसमें सोडियम का कंटेंट ज्यादा होने के कारण इसकी ऑस्मोलैरिटी बहुत ज्यादा होती है। और जब भी कोई हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड हम देते हैं और वो अगर एक्स्ट्रा वर्सेस हो जाता है तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा वर्सेशन के साइंस मिल सकते हैं, वहां पे हमको रेडनेस मिल सकता है, वहां पे इरिथमा हो सकता है, बहुत बार नेक्रोसिस के भी साइंस दिख सकते हैं। इसलिए सोडा बाइकार्ब को डाइल्यूट करके देना चाहिए और ये कंफर्म करना चाहिए कि आईवी पेटेंट है, तभी इसको पुश करना चाहिए। अगर सेंट्रल लाइन है तो सेंट्रल लाइन से इसको देना प्रेफर करना चाहिए। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस है क्या? तो जैसा हमने अभी तक के डिस्कस किया, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन में हम देखेंगे कि अगर पेशेंट वेंटिलेटर नहीं है प्रॉपरली या फिर हाइपोवेंटिलेशन में है तो ऐसे कंडीशन में सोडा बाइकार्ब आपको नहीं देना चाहिए। दूसरा, अगर पोटेशियम लेवल ऑलरेडी कम है बच्चे का तो पहले पोटेशियम करेक्ट करो, बाद में बाइकार्ब के बारे में सोचो। अगर कैल्शियम का लेवल कम है तो सिमिलरली पहले कैल्शियम करेक्ट करो, बाद में बाइकार्बोनेट के बारे में सोचो। तीसरा, अगर ऑलरेडी बच्चा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में है
मतलब उसका CO2 वो रिटेन कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको नहीं देना है। या फिर पीएच ऑलरेडी ब्लड का अल्कलाइन है ना, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस या रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है, तो आपको बाइकार्ब नहीं देना है, अदरवाइज इसका अल्कलाइन और पीएच को और अल्कलाइन कर देगा। इसके अलावा हमने समझा था कि सोडियम ये काफी कंटेंट होता है, इसलिए अगर ऑलरेडी पेशेंट को हाइपरटेंशन है या फिर प्री एक्लेम्शिया का पेशेंट है या फिर हाइपरनाइट्रेमिया का पेशेंट है, ऑलरेडी उसका हमने देखा कि फ्लूइड रिटेन किया हुआ है, सीसीएफ में ऐसे कंडीशन में आपको सोडा बाइकार्ब नहीं देना, ये इन कंडीशन को और वर्सन करेगा। हमारा इमरजेंसी ड्रग है कैल्शियम ग्लूकोनेट। अब कैल्शियम ग्लूकोनेट बहुत यूज होता है इमरजेंसी मेडिसिन में, लेकिन हमको ये चीज समझना है कि इसको यूज कब करना है और इसका डोज क्या है और इसके बारे में हमको क्या चीजें पता होनी चाहिए। जैसा हम समझ सकते हैं कि कैल्शियम ग्लूकोनेट में एक्टिव कंपोनेंट कैल्शियम है, तो डेफिनेटली इसका जब भी कैल्शियम का लेवल कम होगा इसका यूज होता है। लेकिन माइल्ड केसेस में हम आईवी कैल्शियम यूज करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि इसके कुछ साइड इफेक्ट भी है। अगर माइल्ड केसेस है, माइल्ड केस ऑफ हाइपोकैल्सीमिया है, तो हम उसमें ओरल से उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर समझो कैल्शियम की डिफिशियंसी सीवियर है, तो ऐसे कंडीशन में आपको आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट की जरूरत पड़ सकती है। तो सीवियर सिम्टम्स में हम देखते हैं कि टिटेनिया थे, जिसमें पेशेंट सीवियर हाइपोकैल्सीमिया में आता है और हम देखेंगे कि उसको कार्पोपेडल स्पाजम्स रहेंगे, और या फिर सीवियर हाइपोकैलिमिया के फीचर्स रहे, तो ऐसे इसमें हम उसको कैल्शियम ग्लूकोनेट आईवी देंगे। अब डोज कितना है? डोज हम देखेंगे कि नियोनेट में ये 100 to 200 mg पर kg के हिसाब से रहता है, तो 1 ml में 100 mg है, तो इस हिसाब से आपको 1 to 2 ml पर kg देना है। अब ये हर स्टैंडर्ड प्रिपरेशन में आप देखोगे कि 1 ml में 100 mg कैल्शियम ग्लूकोनेट रहता है, विच इज इक्विवेलेंट टू 9.3 मिलीग्राम ऑफ एलिमेंटल कैल्शियम। लेकिन जो सारे डोजेस हम कैलकुलेट करते हैं वो मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट के हिसाब से करते हैं। तो न्यूनेट में ये 100 to 200 मिलीग्राम पर केजी है, या फिर 1 to 2 ml पर केजी के हिसाब से देना है। इन्फ्यूजन के लिए आपको 20 mg पर केजी पर आवर के हिसाब से दे सकते हैं। आप जब भी ये देते हैं न्यूनेट में, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट कभी भी अनडाइल्यूटेड पुश नहीं करते, इसको आपको डाइल्यूट करना पड़ता है, क्योंकि इसकी ऑस्मोलैरिटी बहुत ज्यादा होती है, और अगर ये एक्स्ट्रा वसेस हो गया तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वसेशन के प्रॉब्लम करता है। दूसरा, जब भी आप कैल्शियम रैपिडली पुश करते हैं तो ये कार्डियक अरिथमिया को कर सकता है, इसको ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, इसका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में भी जा सकता है। इसलिए हमेशा इसको कहते हैं कि डाइल्यूट करो, स्लोली पुश करो, ईसीजी को मॉनिटर करो और हार्ट रेट को मॉनिटर करके आपको देना है ये, और ब्लड प्रेशर भी बीच बीच में देखना है। इसलिए कैल्शियम ग्लूकोनेट कभी भी अनडाइल्यूटेड यूज नहीं करना है। पीडियाट्रिक में इसका डोज 50 mg पर केजी है, और कंटिन्यूस इन्फ्यूजन के लिए आप 10 mg पर केजी पर आवर यूज कर सकते हैं। अडल्ट में इसको 1000 to 200 मिलीग्राम एज अ बोलस या फिर एज अ इनिशियल थेरेपी आप दे सकते हैं, और कंटिन्यूस इन्फ्यूजन के लिए 10 mg पर केजी पर आवर के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन अगर हम देखें तो ऑलरेडी अगर पेशेंट हाइपरकैल्सीमिया में है तो आपको नहीं देना है। अगर पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में है, उसका हार्ट रेट कम है, उसका बीपी कम है, तो कॉशियसली देना है। आपको इसके इंडिकेशन को समझना है कि सच में इंडिकेटेड है क्या। अदरवाइज फर्स्ट आपको बाकी मेजर्स से उसका हार्ट रेट इंप्रूव करना चाहिए, उसके बाद में कैल्शियम देना चाहिए। दूसरा एक चीज जो हमको इसके बारे में समझना जरूरी है कि कैल्शियम ग्लूकोनेट कभी भी सेफ्ट्राक्सोन के साथ में यूज नहीं करते, खास करके न्यूनेट में और इन्फेंट में, क्योंकि सेफ्ट्राक्सोन और कैल्शियम प्रेसिपिटेट बना देते हैं, जिसके कारण से बहुत से ऑर्गन को अंदर में डैमेज हो सकता है। अगर ये यूज भी करना है तो पहले कैल्शियम ग्लूकोनेट, न्यूनेट में तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, न्यूनेट में आपको यूज करना ही नहीं है। लेकिन अगर बच्चों में, बड़े बच्चों में, 2 साल के ऊपर के बच्चों में या फिर अडल्ट में यूज भी करना है, तो कैल्शियम सेफ्ट्राक्सोन जाने के बाद में उसको अच्छे से फ्लश करना है, और उसके बाद में ही आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है। ये एक चीज हमको हमेशा याद रखनी है। एक और चीज, जैसे जो पेशेंट डिजिटलिस पे है, डिगॉक्सिन जिसको चल रहा है, उसमें कैल्शियम आपको बहुत कॉशियसली देना है, क्योंकि ये अरिथमिया को प्रेसिपिटेट करता है। अगर कैल्शियम और डिगॉक्सिन बच्चे को दोनों चल रहा है या फिर अडल्ट को भी दोनों चल रहे हैं, तो उनमें हम देखेंगे कि कार्डियक अरिथमिया प्रेसिपिटेट होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमको दिख रहा है कि बाबा इंडिकेटेड है, कैल्शियम तो देना है, तो एकदम लो डोज से देना है, डाइल्यूट करके देना है, और एकदम स्लोली इन्फ्यूज करना है, और ऐसे में आपको उसके ईसीजी को भी मॉनिटर करना है। इसके अलावा जैसे हमने समझा कि हाइपर ऑस्मोलर होने के कारण, एक्स्ट्रा वसेस होने से हम देखते हैं कि बहुत बार एक्स्ट्रा वसेशन के साइंस मिलते हैं, इसलिए आपको प्रिफरेबली सेंट्रल लाइन से इसको यूज करना है। अगर सेंट्रल लाइन नहीं भी है तो आपको उसको डाइल्यूट करके स्लोली इन्फ्यूजन देना है। अब ये जो डोज हमने कैलकुलेट किया कैल्शियम इन्फ्यूजन का कि 20 mg पर केजी पर आवर, तो हमने क्या देखा कि जो भी आपका मेंटेनेंस फ्लूइड है उसमें आप इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे न्यूनेटोलॉजी में हम क्या करते हैं कि 50 ml का सिरिंज भर के उसको सिरिंज पंच से
और 24 आवर्स इन्फ्यूज करते हैं। तो ऐसे में आप इसको 2.5 ml या 5 ml या 50 ml मेंटेनेंस फ्लूइड में इसको ऐड करके आप इसको एज अ कंटिन्यूस इन्फ्यूजन यूज कर सकते हैं। तो जो मेंटेनेंस फ्लूइड है उसमें आप कैल्शियम डाल के उसका जो कंटिन्यूस इन्फ्यूजन है आप दे सकते हैं, रादर देन एक नया अलग से ड्रिप बना के उसका वॉल्यूम ज्यादा बढ़ाने से अच्छा है कि जो मेंटेनेंस फ्लूइड है उसमें आप कैल्शियम को डाल सकते हैं। लेकिन इसके साथ में आपको सोडा बाइकार्ब को मिक्स नहीं करना है, इसके साथ में आपको मैग्नीशियम सल्फेट को यूज नहीं करना है। एक और चीज जो हमको समझनी है कि इसमें एल्यूमिनियम कंटेंट होता है जो कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है, और अगर पेशेंट आपका अगर समझो रीनल फेलियर का है या फिर प्रीमैच्योर बेबीज है जिसकी किडनीज बहुत इफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में या लंबे समय के लिए आपने कैल्शियम ग्लूकोनेट यूज किया तो उनमें एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी प्रेसिपिटेट होती है, और खास करके प्रीमैच्योर बेबीज में हमने देखा है कि एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी इसमें होती है। इसलिए इसका डोज आपको अगर रेनल फेलियर में पेशेंट है या प्रीमैच्योर बेबीज है तो आपको लोअर साइड में रखना है, इनफ्रीक्वेंट डोजेस देने हैं और एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी के लिए मॉनिटर करना है। अब इसके ड्रग इंटरेक्शंस कुछ ऐसे है कि जैसा हमने समझा सेफ्ट्रैक्सोन के साथ में प्रेसिपिटेट करता है, अगर आपने एक ही लाइन में कैल्शियम के साथ में सोडा बाइकार्ब दे दिया या फिर फॉस्फेट के कोई ड्रग्स दे दिए तो वो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर सकते हैं। दूसरा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स अगर आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं हाइपरटेंशन के लिए या फिर और किसी चीज के लिए और आपने ऊपर से कैल्शियम दे दिया तो उनकी एफिकेसी कम हो जाएगी, इसलिए इनको साथ में यूज नहीं करना है। तीसरा, हमने समझा था कि डिकॉक्सिन अगर है तो डिकॉक्सिन के साथ में अगर हम कैल्शियम देते हैं तो कम डोज में देना है, अदरवाइज उसमें अरिथमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन होते हैं जो कैल्शियम का लेवल बढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल विटामिन डी है, विटामिन ए है, इसके साथ में अगर आप कैल्शियम आईवी दे रहे हैं तो कभी कभी बहुत ज्यादा पेशेंट का कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है और पेशेंट हाइपर कैल्सियमिया में जा सकता है, इसलिए उसको भी मॉनिटर करना जरूरी है कि कैल्शियम को कभी भी टेट्रासाइक्लिन के साथ में यूज नहीं करते, अदरवाइज उसका प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो ये ड्रग इंटरेक्शंस हमको ध्यान रखना है जब भी आप कैल्शियम ग्लूकोनेट को आईवी यूज कर रहे हैं। तो जब भी आप इन्फ्यूजन यूज कर रहे हैं कैल्शियम का तो हमको एक चीज का ध्यान रखना है कि इसको डाइल्यूट करना है। दूसरा, इसका जो इन्फ्यूजन का रेट है वो अडल्ट में 200 mg पर मिनट और जो इन्फेंट और न्यूनेट्स है उसमें 100 mg पर मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आप जो भी कैल्शियम यूज कर रहे हैं वो 2 ml पर मिनट से ज्यादा नहीं जाना चाहिए अडल्ट में, और 1 ml पर मिनट से ज्यादा नहीं चाहिए इन्फेंट या चिल्ड्रन में। और इसके कंटिन्यूस इन्फ्यूजन के लिए आप इसको जब भी डाइल्यूट करते हैं तो उसको 1:10 में डाइल्यूट करना है। अगर आप इनिशियल बोलस दे रहे हैं या इनिशियल यूज के लिए दे रहे हैं तो 1:1 डाइल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप कंटिन्यूस इन्फ्यूजन कर रहे हैं तो प्रिफरेबली आप इसको 1:10 में डाइल्यूट कीजिए। जैसा हमने डिस्कस किया था कि आप मेंटेनेंस फ्लूइड में ही इसको ऐड कर सकते हैं। हमारी यूनिट में हम 2.5 ml लेते हैं, जो 50 ml का उसका मेंटेनेंस फ्लूइड होता है, उसमें हम 2.5 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट डाल देते हैं, जो स्लोली जितना भी पेशेंट का मेंटेनेंस फ्लूइड का रिक्वायरमेंट है उसमें जाते रहता है। जब भी पेशेंट को आप आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट के साथ में ट्रीट करते हैं तो आपको हर 4 से 6 घंटे में उसका कैल्शियम लेवल चेक करना चाहिए और अपने जो भी प्लान है उसको मॉडिफाई करना चाहिए। कैल्शियम ग्लूकोनेट जैसा हमने समझा था कि स्लोली देना है और हार्ट रेट को मॉनिटर करके देना है। नेक्स्ट हमारा इमरजेंसी ड्रग है पोटेशियम क्लोराइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है बिकॉज इसको कैसे हैंडल करना आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ड्रग आईसीयू में ही यूज होना चाहिए। इसको आप वार्ड में या फिर ओपीडी बेसिस पे कभी भी यूज नहीं कर सकते, इसको हमेशा आईसीयू में ही यूज करना। तो ये जो पोटेशियम क्लोराइड है ये 2 चीजें देता है, तो पोटेशियम, दूसरा क्लोराइड। पोटेशियम जो शरीर में जरूरी है वो जो कंडक्शन है, नर्व कंडक्शन, मसल कंडक्शन, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए खास करके हार्ट के ऊपर तो इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर कम ज्यादा होता है तो सीधा हार्ट को अफेक्ट करता है, अरिथमिया को प्रेसिपिटेट करता है। एक और चीज जो हमको समझनी है कि हाइपरकैलेमिया ज्यादा डेंजर है एज कंपेयर टू हाइपोकैलेमिया। तो अगर सिम्टम्स बहुत सीवियर नहीं है तो आप उसको ओरल केसॉल देके, पोटेशियम क्लोराइड देके उसको करेक्ट कीजिए। लेकिन अगर बहुत ही सीवियर सिम्टम्स है, इमरजेंसी में पेशेंट अपने पास आया है, हम देखते हैं कि उसको कार्डियक फंक्शंस थोड़े से कम हुए हैं या फिर पैरालिटिक आइलियस है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हुआ है या फिर पैरालिसिस में आ गया, मसल्स एकदम पैरालिसिस में हो गया जिसके कारण से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हुआ है, या फिर आपका पेशेंट वेंटिलेटर पे, आप उसको एक्सटुबेट करना चाहते हो लेकिन उसका पोटेशियम बढ़ ही नहीं रहा, तो ऐसे कंडीशन में आपको आईवी पोटेशियम क्लोराइड देना पड़ता है। लेकिन पोटेशियम क्लोराइड को समझना जरूरी है। अगर इसका रैपिड इंजेक्शन जाता है, पोटेशियम का लेवल सडनली बढ़ जाता है
तो ये कार्डियक अरिथमिया को प्रेसिपिटेट कर सकता है, बहुत बार कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। तो इसको बहुत कॉशियसली यूज करना है, आईसीयू में ही यूज करना है और इसका ईसीजी मॉनिटरिंग करते करते ही इसको यूज करना है। इसको हमेशा डाइल्यूट करके यूज करना है और रैपिडली नहीं करना है, ओवर टाइम यूज करना है। तो इसके बारे में जो हमको समझना है कि ये तो कंडक्शन के ऊपर अफेक्ट करता है, बहुत से कोएंजाइम्स है उसके ऊपर है, एज अ कोफैक्टर ये यूज करता है, सेल के इलेक्ट्रोडायनामिक्स पे भी ये काम करता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, रीनल पैरामीटर्स पे भी बहुत ज्यादा इसका इन्फ्लुएंस रहता है। पोटेशियम के बारे में एक और चीज जो हमको समझनी है कि पोटेशियम मैक्सिमम यूरिन में से ही एक्सक्रीट होता है। तो अगर यूरिन बंद है तो इसका मतलब पोटेशियम शरीर से बाहर नहीं जा रहा है। ऐसे कंडीशन में आपको पोटेशियम क्लोराइड को आईवी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी नहीं है तो डेफिनेटली सडनली इसका पोटेशियम लेवल बढ़ जाएगा। तो हम जब भी देखते हैं कि यूरिन आउटपुट कम होता है तो सबसे पहले बोलते हैं कि इसके आईवी फ्लूइड का पोटेशियम हटा दो, क्योंकि अगर यूरिन आउटपुट कम है या फिर पेशेंट रीनल फेलियर में जा रहा है तो उसका पोटेशियम लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। और जैसा हमने डिस्कस किया था कि पोटेशियम का लेवल ज्यादा रहना ज्यादा डेंजरस है, वो ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है एज कम्पेयर टू पोटेशियम का लेवल कम होना। तो अभी इसको पोटेशियम क्लोराइड को अगर हम देखें तो ये 1 ml में 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है और जो भी डोज है वो हम ये इसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। अब इंडिकेशन कब है? जब भी आपका सीरम पोटेशियम हम देख रहे हैं कि 3.5 to 4.5 होना चाहिए, लेकिन अगर 2.5 के नीचे चला गया है तो आपको आईवी पोटेशियम क्लोराइड देना पड़ेगा। अगर लेस देन 3 है लेकिन पेशेंट के सिम्टम्स आ रहे हैं, ईसीजी चेंजेस है, तो भी आपको आईवी पोटेशियम क्लोराइड देना पड़ेगा। अगर लेस देन 3.5 है लेकिन उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, आपको सोडा बैकअप देना है, लेकिन सोडा बैकअप देंगे तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि पीएच जैसे अल्कलाइन की तरफ शिफ्ट होता है, बहुत सारा पोटेशियम सेल के अंदर शिफ्ट हो जाता है, इसलिए भी हमको थोड़ा सा इसको 3.5 के ऊपर रखना है। या फिर कभी हमको इंसुलिन की ट्रीटमेंट देनी, फॉर एग्जांपल डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको पोटेशियम को 3.5 के ऊपर ही रखना है, क्योंकि इंसुलिन भी पोटेशियम को सेल के अंदर पुश करता है। और जो पोस्ट ऑप कार्डियक सीवीटीएस पेशेंट्स होते हैं उनमें भी हमको 3.5 के ऊपर पोटेशियम रखना जरूरी है, अदरवाइज उनमें कार्डियक अरिथमियाज बहुत प्रेसिपिटेट होता है। इसलिए हमने देखा कि जो भी पोस्ट ऑप पेशेंट आते हैं उसमें कार्डियक एनेस्थेटिस बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, इसका पोटेशियम मेंटेन करो, पोटेशियम दो, क्योंकि वो अगर इसको हम ये लेवल पे मेंटेन नहीं करेंगे तो कार्डियक अरिथमियाज प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। जब भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, फॉर एग्जांपल डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, उसमें जो आप पोटेशियम का लेवल देख रहे हैं वो एक्चुअल पोटेशियम का लेवल ना हो, क्योंकि एसिडोसिस है तो सेल के अंदर का पोटेशियम बाहर आया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में जैसे ही आप उसका एसिडोसिस करेक्ट करोगे वो सीरम पोटेशियम वापस से सेल के अंदर चला जाएगा और उसका हाइपोकैलेमिया प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इसलिए जैसे ही डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का बच्चा यूरिन पास करता है, सब लोग बोलते हैं कि डालो इसके फ्लूइड में, अब आप पोटेशियम डालना शुरू करो। तो ये चीज हमको समझना है, एसिडोसिस के कारण पोटेशियम सेल के अंदर से बाहर आता है और जब अल्कलोसिस रहता है तो पोटेशियम सेल के अंदर वापस चला जाता है, जिसके कारण से इसका लेवल सीरम के अंदर का चेंज होता है। एक और चीज जो हमको समझनी है कि पोटेशियम और क्लोराइड का डेफिशिएंसी साथ में चलता है। अगर पोटेशियम कम है मतलब उसका क्लोराइड भी कम हुआ है या कम होने वाला है, और अगर क्लोराइड कम है तो उसका पोटेशियम भी कम हो सकता है। इसीलिए पोटेशियम क्लोराइड प्रेफर करते हैं, जिसके कारण से पोटेशियम का भी डेफिशिएंसी करेक्ट हो जाए और क्लोराइड का भी डेफिशिएंसी करेक्ट हो जाए। इसके अलावा हमको समझना है कि इसके अंदर भी एल्यूमिनियम होता है, तो इसका अगर प्रोलॉन्ग यूज हमने किया तो प्रीमेच्योर बेबीज में या फिर जो पेशेंट है रीनल फेलियर में, उनमें एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी के भी सिम्टम्स आ सकते हैं और बच्चे के बोन के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ सकता है। अब इसको कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? कॉन्ट्राइंडिकेशन जैसा कि हमने समझा कि ऑलरेडी पोटेशियम का लेवल ज्यादा है तो उसको क्यों यूज करना है ना। और अगर 3.5 के करीब पोटेशियम मेंटेन कर रहा है, उसका कोई सिम्टम नहीं है, 3 के नीचे 3 के करीब है और उसके कोई सिम्टम्स नहीं है, तो आपको उसको आईवी पोटेशियम से ट्रीट नहीं करना है। ऐसे कंडीशन में आप उसको ओरल में दे सकते हैं अगर आप देना ही चाहते हैं तो। तीसरा, अगर आप बच्चे का यूरिन आउटपुट अगर बिल्कुल भी कम है या फिर पेशेंट रीनल फेलियर में, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है, आपको पोटेशियम क्लोराइड नहीं देना है या फिर किसी भी फॉर्म में पोटेशियम नहीं देना है, अदरवाइज पेशेंट हाइपरकैलेमिया में चला जाएगा। इसके अलावा अगर एडिसन्स डिसीज है जिसमें ऑलरेडी पोटेशियम बढ़ने की चांसेस है तो आपको नहीं देना है। चौथा, अगर हाइपर ऑस्मोलैरिटी के कोई भी फीचर्स है, ये भी हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड है तो ये ऑस्मोलैरिटी को और बढ़ा देगा। ऐसे कंडीशन में आपको पहले जो ऑस्मोलैरिटी बढ़ी है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको पोटेशियम क्लोराइड देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, वेंट्रिकुलर अरिथमियाज है, ऐसे कंडीशन में भी पोटेशियम
कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, पेशेंट आपका कार्डियक अरेस्ट में चला जाएगा। जो डिजिटलीज इंड्यूस हार्ट ब्लॉक है उसमें आपको पोटेशियम यूज नहीं करना है। दूसरा, जहां पे एक्सेसिव टिश्यू ब्रेकडाउन है, फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा बर्न है या पॉलीट्रॉमा है, उसमें जो इंट्रासेल्युलर पोटेशियम वो भी बाहर आता है, तो ये ऐसे पेशेंट ऑलरेडी प्रोन है आपके हाइपरकैलेमिया के लिए, तो आपको उसका पोटेशियम लेवल फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करना है। वैसे इसमें आपको आईवी पोटेशियम करेक्शन नहीं देना चाहिए। आपको मेंटेनेंस फ्लूइड आप दे सकते हैं जिसमें पोटेशियम रहे, पोटेशियम की लेवल को मॉनिटर करो। बहुत जल्दी पेशेंट हाइपरकैलेमिया में जाने के चांसेस है। ऐसी कंडीशन में आपको उसके मेंटेनेंस फ्लूइड में से भी आपको पोटेशियम को हटाना पड़ेगा। पोटेशियम क्लोराइड है, ये भी एक्स्ट्रावर्सेशन अगर होता है तो वहां पे आपको इस्चेमिया और नेक्रोसिस के साइंस मिल सकते हैं। जब भी आप पोटेशियम का इन्फ्यूजन दे रहे हैं, पोटेशियम क्लोराइड का इन्फ्यूजन दे रहे हैं, तो आपको स्लोली देना है, मिनिमम डोज से देना है और ईसीजी मॉनिटर के साथ में देना है। इसलिए इसको हम बोलते हैं कि आईसीयू सेटअप में ही देना है। अब क्या चेंजेस देखने हैं, तो जैसे जैसे पोटेशियम का लेवल बढ़ता है ईसीजी में कुछ चेंजेस आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पीक टी वेव आना शुरू हो जाएगा, फिर उसका क्यूटी इंटरवल जो है वो शॉर्ट होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद में पी वेव गायब हो जाएगी, उसके बाद में क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स वाइड हो जाएगा। अब ये बहुत लेट फीचर हो गया, आपको ये पहले दो चीजों में ही उसको पिकअप करना चाहिए कि इसका ईसीजी चेंजेस आ रहे हैं। आपको पोटेशियम का इन्फ्यूजन रोक देना चाहिए और एक पोटेशियम का लेवल आप रिपीट करके देख सकते हैं। अगर ये सब चीजों में अगर पेशेंट को पोटेशियम जाता रहा तो फिर पेशेंट असिस्टोल में भी जा सकता है, फिर पेशेंट को सीपीआर की जरूरत पड़ सकती है। तो ये चीजों को हमको याद रखना है। इसके अलावा क्लिनिकली हम देखेंगे पेशेंट थोड़ा सा इरिटेबल हो जाएगा, रेस्पिरेशन उसका इरेगुलर हो जाएगा, उसको मस्कुलर वीकनेस आ सकता है, बहुत बार मस्कुलर पैरालिसिस भी होता है और मेंटल कंफ्यूजन, मेंटल चेंजेस भी इसके साथ में आ सकते हैं। तो ये चीजों को हमको ध्यान रखना है। साथ ही साथ हमको एक्स्ट्रावर्सेशन तो नहीं हो रहा है, इसको ध्यान रखना है। प्रिफरेबली पोटेशियम क्लोराइड को आपको सेंट्रल लाइन से देना चाहिए और ईईजी मॉनिटर जब अटैच होता है तभी देना चाहिए। ड्रग्स के साथ में हमको देखना है कि अगर आप पेशेंट ऑलरेडी एस इनहिबिटर पे है ना, या फिर वो पोटेशियम स्पेरिंग डायबिटिक्स में है, तो उसका पोटेशियम हमको ध्यान से रखना है क्योंकि वो बहुत जल्द हाइपरकैलेमिया में चले जाते हैं, क्योंकि एस इनहिबिटर्स भी पोटेशियम को रिटेन करते हैं और जो पोटेशियम स्पेरिंग डायबिटिक्स है वो भी पोटेशियम को रिटेन करते हैं। इसलिए ये जो ड्रग्स है इसके साथ में आपको यूज करते वक्त पोटेशियम के लेवल को फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करना है। इसके अलावा जो डिगॉक्सिन है, डिजिटैलिस है, इसमें जब आप पोटेशियम यूज करते हो, अगर समझो पोटेशियम का लेवल ज्यादा हुआ और आपको अगर कैल्शियम ग्लूकोनेट देने का काम पड़ा तो वो अरिथमिया को प्रेसिपिटेट करेगा। इसलिए जब भी डिगॉक्सिन के साथ में आप यूज कर रहे हैं तो आपको पोटेशियम कॉशियसली यूज करना है और पोटेशियम टॉक्सिसिटी को जल्दी पकड़ के उसको ट्रीट करना है। अब डोजेस इसके कैसे, जैसा हमने समझा था कि अगर माइल्ड केसेस है, असिम्टोमेटिक केसेस है, तो आपको पोटेशियम क्लोराइड आईवी यूज ही नहीं करना, आपको ओरल में इसको करेक्ट करना है। लेकिन अगर सिम्टोमेटिक केसेस है तो आपको उसको रैपिडली करेक्ट करने की जरूरत है। तो ऐसे कंडीशन में डोज उन्होंने कहा है कि 0.5 मिली इक्विवेलेंट पर केजी के हिसाब से आपको डोज देना है। तो जो भी डोज आता है उसको एमएल में कन्वर्ट करके आपको उसको 5% डेक्सट्रोज के साथ में डाइल्यूट करना है और उसको स्लोली ओवर 1 आवर देना है। मैक्सिमम करेक्शन आपको 40 मिली इक्विवेलेंट से ज्यादा नहीं देना है इन केस ऑफ सीवियर केसेस ऑल्सो। और उसके बाद में आपको फिर से पोटेशियम का लेवल रिपीट करना है। और अगर सिम्टम परसिस्ट है, ईसीजी चेंजेस में हाइपोकैलेमिया दिख रहा है या फिर पोटेशियम लेवल अभी भी नहीं बढ़ा है, तो आपको उसके साथ में फिर से अपन नेक्स्ट डोज यूज कर सकते हैं। बहुत से कार्डियक सेंटर्स में भी अगर हम देखें तो 0.5 मिली इक्विवेलेंट पर केजी से 1 मिली इक्विवेलेंट पर केजी के ऊपर एक सिंगल करेक्शन नहीं होता। इसके अलावा जो भी कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है उसको भी आपको देखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है तो आपको उसको करेक्ट करना है ताकि जो पोटेशियम सेल के अंदर जा रहा है उसको आप रोक सके। और इसके अलावा जो भी एसोसिएटेड एनामोलीज है, जो एसोसिएटेड डिफिशियंसी, उसको भी करेक्ट करना है। अब जो अनट्रीटेबल या फिर अनरिस्पॉन्सिव हाइपोकैलेमिया है उसमें बहुत बार मैग्नीशियम का रोल होता है। अगर हमने उसका मैग्नीशियम करेक्शन दे दिया तो बहुत बार जो अनट्रीटेबल हाइपोकैलेमिया होता है वो करेक्ट हो जाता है। डायूरिसिस में है तो हम उसका जो डायूरेटिक जैसे लैसिक्स पे है तो हम उसको पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स पे डाल सकते हैं जिससे उसका पोटेशियम का लेवल बढ़ जाए। और अगर उसका आईवी फ्लूइड मेंटेनेंस है उसमें हम पोटेशियम का लेवल बढ़ा सकते हैं जिसके कारण से रैपिड करेक्शन करने की जरूरत ना पड़े, एकदम स्लो लेवल पे हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। जैसे 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के हिसाब से उसका कंटेंट होना चाहिए मेंटेनेंस फ्लूइड पे, तो हम उसको बढ़ा के 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर कर सकते हैं मेंटेनेंस फ्लूइड में।
लेकिन उससे ज्यादा वो भी रिकमेंडेड नहीं है। इससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आपको पोटेशियम का मेंटेनेंस फ्लूइड में भी बढ़ाना नहीं है। नेक्स्ट इमरजेंसी ड्रग है मैग्नीशियम सल्फेट। अब इसको मैक्सल्फ के नाम से भी जाना जाता है और ये 50% के कॉन्सेंट्रेशन में अवेलेबल है। तो जब भी हम इसको देखते हैं तो इसके 1 ml में 500 मिलीग्राम मैग्नीशियम सल्फेट होता है और उसी के हिसाब से हमारा डोज भी कैलकुलेट होता है। ये बहुत ही एसिडिक ड्रग है और जैसा हमने देखा है कि जब भी यूज होता है तो बहुत ज्यादा उसके पेन रहता है, उसका यूज में पेन रहता है। इसका मैक्सिमम यूज जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट यूज करते हैं, खास करके टॉक्सिमिया और प्रेगनेंसी में। लेकिन आईसीयू में भी इसका बहुत रोल है। जैसे अगर कोई सीवियर हाइपोमैग्नीसीमिया में आया है जिसका मैग्नीशियम का लेवल बहुत ज्यादा कम है तो उसके ट्रीटमेंट में आपको इसका रोल है। फिर जैसे कुछ अरिथमिया जैसे टॉर्सिडी पॉइंटिस है या फिर सीवियर हाइपोकैलेमिया जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है पोटेशियम सप्लीमेंटेशन को, उसमें इसका यूज है। फिर अगर कोई पेशेंट टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन में है तो वैसे में उसमें भी आपको इसको ऐड करना पड़ता है ताकि मैग्नीशियम डेफिशिएंसी ना हो। न्यूबॉर्न में सीवियर पीपीएचएन जो रहता है उसमें इसका मैग्नीशियम का रोल दिया हुआ है। इसके अलावा अस्थमा के ट्रीटमेंट में भी ये यूज होता है। ऑफ कोर्स बहुत से गाइडलाइंस में इसका मेंशन नहीं है लेकिन इसका अच्छा रिस्पांस मिलता है, खास करके जो रिफ्रैक्टरी अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उसमें मैक्सल्फ का रोल होता है। ये जो ड्रग है इसको हम आईवी दे सकते हैं या आईएम दे सकते हैं। इसके पहले हमने जितने भी ड्रग इमरजेंसी में आज डिस्कस किए वो सारे आईवी थे। ये इसको आप आईएम भी यूज कर सकते हैं और इसका मेम्ब्रेन स्टेबिलाईजिंग इफेक्ट होता है तो ये बहुत बार कन्वर्जेंस को अवॉइड करता है, इसलिए इसको टॉक्सिमिया और प्रेगनेंसी में यूज करते हैं। इसका और एक इफेक्ट होता है पल्मोनरी वासोडाइलेटेशन करता है, इसलिए इसको जो पीपीएचएन है उसमें यूज होता है। अब क्योंकि ये मेम्ब्रेन स्टेबिलाईजिंग एजेंट है और इसके कारण से बहुत बार जो सीएनएस है वो डिप्रेस्ड हो जाता है, जो न्यूरोमस्कुलर कंडक्शन है वो डिप्रेस्ड हो जाता है और ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाते हैं जिसके कारण से ब्लड प्रेशर फॉल होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हमको इसको यूज करते वक्त इन सब चीजों की तरफ मॉनिटर करना जरूरी है। अब इसको ये 50% के कॉन्सेंट्रेशन में आते हैं लेकिन इस कॉन्सेंट्रेशन में आप इसको यूज नहीं कर सकते। इसको आपको हमेशा डाइल्यूट करके यूज करना होता है। तो 5 ml अगर है तो उसको 7.5 ml में डाइल्यूट करना पड़ता है। अप्रोक्सीमेटली 1:1.5 ml से आप इसको डाइल्यूट कर सकते हैं। आइदर 5% में या नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करके आप इसको यूज कर सकते हैं और स्लोली उसके इन्फ्यूजन को आपको देना। पीपीएचएन में नियोनेट में आप इसको 20 mg पर केजी के हिसाब से पहले 30 मिनट्स में इसको दे सकते हैं। उसके बाद में 20 mg पर केजी पर आवर के हिसाब से इसका कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन आप दे सकते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो इसको आप 50 mg पर केजी पर आवर के हिसाब से भी दे सकते हैं। लेकिन जो चीज हमको देखनी है कि बच्चे का ब्लड प्रेशर फॉल नहीं होना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है तो आपको इसको यूज करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसको मॉनिटरिंग के साथ में ही आपको यूज करना है। अब इसके डोज जो है वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग दिया हुआ है। इसको याद रखने की जरूरत नहीं, कहीं पे लिख के रख सकते हैं। रेयर कंडीशन में यूज होता है, जब भी जरूरत हो इसको हम हाइपोमैग्नीसीमिया का ट्रीटमेंट है उसमें हम तो चाइल्ड में इसको हम यूज करते हैं 0.1 ml पर केजी के हिसाब से। उसको डाइल्यूट करके आप आईवी दे सकते हैं या उसको आप आईएम भी डोज यूज कर सकते हैं। अगर अडल्ट है तो इसमें इसका डोज 1 ग्राम IM6 अर्ली है तो इसे आप 4 डोजेस इसको दे सकते हैं। जो सीवियर केसेस है उसको आप थोड़ा रैपिडली करेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे आप अडल्ट में आप 4 ग्राम और 5 मिनट्स भी दे सकते हैं। अस्थमा में हो गया या फिर बाकी हाइपोमैग्नीसीमिया के डिफिशियंसी में आप इसको एज अ कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन और ओवर 1 आवर भी इसको यूज कर सकते हैं। तो डोज है 0.1 ml पर केजी। जो टीपीएन है उसमें हम देखेंगे कि अडल्ट में 0.5 to 3 ग्राम पर डे देते हैं। इन्फेंट है उसमें 0.25 to 1.25 ग्राम पर डे के हिसाब से आप दे सकते हैं। जो टॉर्सिडी पॉइंटिस है उसमें अडल्ट में हम देखते हैं कि 2 ग्राम ऑफ मैक्सल्फ ओवर 20 मिनट्स आईवी डाइल्यूट करके 1:1.5 में डाइल्यूट करके आप इसको दे सकते हैं। टॉक्सिमिया और प्रेगनेंसी में इनिशियल डोज है 4 ग्राम आईवी स्लोली फॉलोड बाय 4 to 5 ग्राम IM एट अल्टरनेट बटक एवरी 4 आवर। इसमें जो हमको चीज देखनी है कि जब भी आप टॉक्सिमिया और प्रेगनेंसी के लिए मतलब प्री एक्लेम्शिया एक्लेम्शिया में इसको यूज कर रहे हैं तो डिलीवरी जब भी आप प्लान कर रहे हैं उसको 2 घंटे पहले इसको बंद कर देना है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट है और इसका अगर यूज बहुत ज्यादा हुआ है और समझो ये देने के बाद में तुरंत डिलीवरी अगर होती है तो बच्चा न्यूनेटल डिप्रेशन में आ सकता है। तो ऐसे बच्चे को बहुत बार बैगन मास लग जाता है या बहुत बार वेंटिलेशन भी लग जाता है। तो ये चीजों को आपको हमेशा ध्यान रखना है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस इसमें अगर हम देखेंगे तो अगर पेशेंट को हार्ट ब्लॉक है तो आपको मैक्सल्फ नहीं देना है।
दूसरा, अगर पेशेंट रिनल डिसीज में है, रिनल फेलियर में है, तो आपको मैक्सल्फ नहीं देना है, अदरवाइज मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तीसरा, अगर पेशेंट को लीवर डिस्फंक्शन है तो भी आपको मैक्सल्फ यूज नहीं करना, कि मैग्नीशियम ओवरडोज हो जाएगा और टॉक्सिसिटी प्रेसिपिटेट होगी। और अगर माइस्थेनिया क्राइसिस है तो ऐसे कंडीशन में भी मैक्सल्फ उसको एग्रीवेट कर सकता है, इसलिए आपको यूज नहीं करना है। अब मॉनिटर क्या करना है? जब भी आप मैक्सल्फ देते हैं तो हमने देखा होगा कि नी जर्क देखते रहते हैं। अगर नी जर्क डिफरेंस हो गया मतलब आप हाइपर मैग्नीसिमिया में जा रहे हैं, मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी में जा रहे हैं, आपको मैक्सल्फ का डोज देखना है। दूसरा, पेशेंट का बीपी हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं कि पेशेंट हाइपोकैलेमिया में, हाइपोटेंशन में तो नहीं जा रहा। तीसरा, उसका रेस्पिरेटरी रेट आपको देखना है, क्योंकि बहुत बार ये रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट होता है तो बहुत बार पेशेंट हाइपोवेंटिलेशन में चला जाता है, CO2 रिटेंशन में जाता है, बहुत बार अगर ध्यान नहीं रहा तो इंटुबेट भी हो सकता है। तो ये चीजों को आपको मॉनिटर करना है। साथ में आपको यूरिन आउटपुट देखना है, क्योंकि मैग्नीशियम यूरिन के थ्रू ही एक्सक्रीट होता है। अगर वो यूरिन आउटपुट ड्रॉप हो गया तो बहुत बार पेशेंट हाइपर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी में भी चला जाता है। ड्रग इंटरेक्शन में अगर हम देखेंगे तो अगर डिजिटलिस के साथ में आप यूज कर रहे हैं तो ये हार्ट ब्लॉक प्रेसिपिटेट कर सकता है। सीएनएस डिप्रेसेंट जो ड्रग्स है उसके एक्शन को एग्रीवेट करता है, पेशेंट बहुत ज्यादा ड्राउजी हो जाता है। साथ में अगर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज आप दे रहे हैं, जैसे विक्यूरोनियम दे रहे हैं या फिर सक्सिनिलकोलिन यूज दे रहे हैं, तो वो उसके एक्शन को एग्रीवेट कर देता है मैक्सल्फ। और अगर आप उसको एंटी हाइपरटेंसिव दे रहे हैं निफिडिपिन के जैसे, तो मैक्सल्फ बहुत ज्यादा हाइपोटेंशन कर सकता है। इसलिए एक ड्रग्स के साथ में आपको इसको कॉशियसली यूज करना है। इसके अलावा जो भी कैल्शियम है, सोडा बाइकार्ब है, इसके साथ में एक सिरिंज में या फिर एक लाइन से इसको यूज नहीं करना है, अदरवाइज वो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देंगे। ब्रेस्ट फीडिंग में मैक्सल्फ इंडिकेटेड नहीं है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में इसका सिक्रीशंस जो मदर के ब्लड का लेवल है उससे डबल होता है, और जिसके कारण से बच्चे में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और बाकी सारी चीजें हो सकती है। इसलिए ये ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे रिकमेंडेड नहीं है। अब इसके साइड इफेक्ट क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या है? जैसा हमने डिस्कस किया था, पेशेंट को ड्राउजीनेस हो सकता है, DTR सप्रेस हो सकते हैं, सीएनएस डिप्रेशन हो सकता है, पेशेंट को हाइपोटेंशन हो सकता है, ब्रैडिकार्डिया हो सकता है, मस्कुलर वीकनेस या पैरालिसिस हो सकता है, ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन या पैरालिसिस हो सकता है, रिनल फेलियर में जा सकता है बच्चा, कार्डियक अरिथमियाज हो सकते हैं, हाइपोकैल्सीमिया और टिटेनिन हो सकता है। और अगर एक्स्ट्रावर्सेशन हो गया तो IV साइट पे नेक्रोसिस के चेंजेस आ सकते हैं, या फिर IM साइट जो हम देते हैं तो वहां पे पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन हो सकता है। तो अगर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी दिख रही है हमको कि पेशेंट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में जा रहा है, बीपी कम हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले बीपी को सपोर्ट करो, बोलोसिस दो, जरूरत पड़ी तो आइनोट्रोप लगाओ, उसके रेस्पिरेटरी सपोर्ट दो, अगर उसको ऑक्सीजन लग रहा है ऑक्सीजन दो, अगर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में गया तो आपको वेंटिलेटर लगाना पड़ेगा। अगर उसको कैल्शियम ग्लूकोनेट देना पड़ता है, मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी में आप कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हैं। बहुत ज्यादा पेशेंट अगर रीनल फेलियर में और मैग्नीशियम का लेवल ज्यादा है तो डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। एडिक्वेट अगर उसका KFT नॉर्मल है तो आप उसको फ्लूइड दे सकते हैं, जिसके कारण से जो मैग्नीशियम का एक्सक्रीशन है वो बढ़ जाए। और सिलेक्टेड केसेस में आप फाइजोस्टिकमिन भी यूज कर सकते हैं। ये रूटीनली रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन बहुत बार जब रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में, सीएनएस डिप्रेशन में, ऐसे कंडीशन में सिलेक्टेड ICU में फाइजोस्टिकमिन का यूज होता है।